हेलो बच्चों, पूजा गुप्ता यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जहाँ जीव विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों, हम लोग पार्ट 2 श्वसन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा लास्ट टॉपिक मानव श्वसन तंत्र रहेगा, जहाँ हम लोग मानव में श्वसन कैसे होती है और उनके कौन कौन से मार्ग है उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, कुछ दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए आपका रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा था। आज से आपका क्लास रेगुलर रहेगा। ये सारे टॉपिक हो चुके हैं, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट पे, देख लीजिएगा। आइए तो हम लोग मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का मतलब क्या होता है कि वैसा तंत्र जिसके माध्यम से क्या होता है, श्वसन होता है। यानी श्वसन के लिए जिन जिन अंगों की आवश्यकता होती है, उन सारे अंगों को सम्मिलित रूप से हमें क्या कहते हैं, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन के कौन कौन से अंग हैं, आइए देखते हैं। फिगर के माध्यम से पहले समझ लीजिए। आप जानते होंगे, जो श्वसन की क्रिया होती है, जो सांस हम लोग जाते हैं, अंदर लेते हैं, वो हमारी नासिका से प्रवेश करता है। तो वो नासिका यानी नाक के बाहर क्या होता है, 2 छेद होते हैं, उसी के द्वारा क्या होता है, वायु इसके अंदर प्रवेश करता है। तो इसे हम लोग जो बाहर की ओर जो 2 छेद होती है, ठीक है, उसे हम लोग नासिका छिद्र कहते हैं। लेकिन नाक के ऊपर आप उस छेद के जस्ट ऊपर जाइएगा तो वहाँ पे आपको 2 हड्डी मिलेगी। ठीक है, इसको हम लोग नासिका वेश्म कहते हैं। नासिका वेश्म में ना एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। वो क्या करता है, वो म्यूकस को निकालता है, म्यूकस रिलीज करता है। वो एक म्यूकस क्या है, एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। जब सर्दी होती है ना, तो जो मतलब गाढ़ा सा हरा कलर का जो निकलता है, उसी को हम लोग म्यूकस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। ये क्या करता है, देखिए, जब हम लोग वायु लेते हैं, हवा लेते हैं जब अंदर, तो हवा में बहुत सारे धूल कण होते हैं। ठीक है, जो हमारे अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर को नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो नासिका छिद्र में एक छोटे छोटे रूम होते हैं, बाल की तरह होते हैं। ठीक है, बाल होता है, वो क्या करता है, जितने भी हवा में धूल कण होते हैं उसे छान देता है। लेकिन मान लीजिए कि यदि कुछ धूल कण रह भी गए, बच भी गए, तो क्या होता है, इस नासिका वेश्म में जाके चिपक जाता है। कैसे चिपकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, म्यूकस है, और म्यूकस क्या करता है, चिपका लेता है। ठीक है, उस धूल कण को। उसके बाद हमारे शरीर में शुद्ध हवा प्रवेश करता है। तो इसके बाद ये कहाँ प्रवेश करता है, हमारे गला यानी ग्रसनी से होते हुए फिर लैरिंग्स में आता है, फिर ट्रैकिया के माध्यम से हमारे लंग्स तक पहुंचता है। तो ये ग्रसनी क्या है, ये भोजन और वायु इन दोनों का मार्ग है। ठीक है, यहाँ पे भोजन भी जो हम लोग खाते हैं तो इस ग्रसनी में ही आता है, और हवा भी इस ग्रसनी में आता है। लेकिन ग्रसनी में 2 रास्ते हैं। एक भोजन पाइप, जो फूड पाइप हम लोग कहते हैं लोग, उसमें चला जाता है भोजन, और जो हवा होता है वो हमारे ट्रैकिया के माध्यम से लंग्स में चला जाता है। तो ये बस एक माध्यम है, ठीक है, भोजन और वायु का। अब उसके बाद जो हवा है वो कहाँ आता है, हमारे लैरिंग्स में आता है। ठीक है, ये लैरिंग्स क्या है, जो हम लोग बोलते हैं ना, हमारी जो आवाज़ मोटी पतली जो सुनाई देती है आपको, उसे वो कंठ के द्वारा, कंठ के थोड़ा नीचे होता है, इसी को हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। यदि हम इसको दबा देना तो हमारा आवाज़ भी क्या होगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लैरिंग्स होता है, इससे साउंड पता चलता है मोटा है कि पतला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसके बाद जो हवा है वो कहाँ जाती है, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया क्या है, एक पतली नली होती है। ट्रैकिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 11 सेंटीमीटर की एक नली होती है। ठीक है, और इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये रिंग के समान, ये क्या है, ये हड्डी है। ये एक कार्टिलेज हड्डी है। कार्टिलेज किसे कहते हैं,
यह एक बहुत मुलायम होती है, मुलायम हड्डी होती है। इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है ना, इस ट्रैकिया को पिचकने से बचाता है। मान लीजिए कि यदि इस नली में हवा नहीं रहे तो ये क्या होगा, नली पिचक जाएगा, तो इसको पिचकने से बचाने में मदद करता है। ठीक है, इसको फुला के रखता है ये रिंग। ठीक है, ये कार्टिलेज हड्डी होती है। ये ट्रैकिया क्या होता है, ये आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है और ये दोनों कहाँ चले जाते हैं, इस फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो भाग बढ़ जाता है, ट्रैकिया का वह भाग जो बढ़ जाता है उसे हम लोग ब्रोंक्स कहते हैं। ठीक है, इस भाग को और इस भाग को हम लोग ब्रोंक्स कहते हैं। आगे चलकर ये जो ब्रोंक्स होता है ये भी विभिन्न शाखाओं में बट जाता है और इस बटे हुए शाखा को हम लोग ब्रोंकियोलस कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेड़ की तरह निकला हुआ है ऐसे ये। ठीक है, ये क्या है, ब्रोंकियोलस है। और मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इस ब्रोंकियोलस के ऊपर आपको ये गुच्छा के समान कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी। इस गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वायु कोष्ठिका कहते हैं। इस वायु कोष्ठिका का कार्य क्या है, यह हमारे अंदर प्रवेश किए हुए हवा को क्या करता है, अपने अंदर भर लेता है। ये एक गुब्बारे जैसी रचना होती है और इसी में जाके वायु क्या होता है, भर जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि ये है ट्रैकिया का वह भाग जो बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, उसे हम लोग ब्रोंक्स कहते हैं। और ब्रोंक्स की विभिन्न शाखाओं को हम लोग ब्रोंकियोलस कहते हैं। और ब्रोंकियोलस के ऊपर एक गुच्छे के समान रचनाएं होती हैं जिसे हम लोग वायु कोष्ठिका कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आपको दोहरी झिल्ली दिखाई दे रही होगी फेफड़े के ऊपर। फेफड़ा क्या होता है, फेफड़े के प्रोटेक्शन के लिए, इसकी रक्षा के लिए इसके ऊपर दोहरी झिल्ली बनी होती है जिसे हम लोग पैराइटल प्लोरा या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी एक हड्डी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग डायाफ्राम कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं लोग, यानी श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, उसका जो 70% ये जो कार्य है, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये किसकी मदद से होता है, इसी डायाफ्राम के मदद से होता है। ठीक है, क्योंकि फेफड़े के पास अपना कोई फोर्स थोड़ी ना है कि वो सांस को अंदर खींच लेगा और सांस को बाहर छोड़ देगा। ये क्या करता है, डायाफ्राम इसको ऊपर धक्का देता है, ऊपर धकेलता है, तो क्या होता है, श्वास बाहर निकलती है। और जब ये डायाफ्राम नीचे खिसकता है तो श्वास अंदर आती है। ठीक है, तो यानी फेफड़े को पचकाना और फैलाना, ठीक है, सिकुड़न और फैलाव में कौन मदद करता है, डायाफ्राम मदद करता है। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे अंदर जो श्वसन मार्ग है वो कैसे है। और इसका अगर डिफिनीशन पूछा जाए कि श्वसन मार्ग क्या है, तो वैसा मार्ग या वैसा रास्ता जिससे वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो उस रास्ते को ही हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो आप ये फिगर के माध्यम से समझ गए। आइए अब हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। श्वसन तंत्र, अंगों का समूह जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। मैंने आपको बताया कि श्वसन तंत्र क्या है, अंगों का समूह है। ठीक है, जो श्वसन क्रिया में, या फिर यदि पाचन तंत्र बोला जाए तो पाचन क्रिया में जिन जिन अंगों ने भाग लिया उन सारे भी अंगों को मिला के ही उसे पाचन तंत्र कहेंगे। ठीक उसी प्रकार श्वसन तंत्र में जो जो अंग भाग लेते हैं श्वसन क्रिया में, उन अंगों के समूह को हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। आइए अब कौन कौन से श्वसन अंग है, तो अभी हमने देखा कि पहला है नासिका क्षेत्र। ठीक है, जहाँ से वायु क्या होती है, हमारे नाक के द्वारा नासिका क्षेत्र से प्रवेश करती है। फिर आता है स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब जो अभी मैंने बताया, जो हमारी वॉइस है, जो हमारी आवाज़ है वो लैरिंग्स के द्वारा आती है।
वहाँ पे प्रवेश करती है, फिर श्वास नली में जाती है, जिसे श्वास नली को इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। उसके बाद फाइनली कहाँ जाती है? फेफड़ा में जाती है। तो नासिका छिद्र क्या है? नासिका छिद्र मुख्य द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। नाक कहाँ स्थित है? हमारे जस्ट माउथ के ऊपर होता है ना। इसमें दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होता है, दो छिद्र भी होता है। यह नासिका छिद्र किससे जुड़ा होता है? ग्रसनी में खुलता है। यह नासिका छिद्र कहाँ से खुलता है? ग्रसनी में खुलता है, नीचे की तरफ। फिर ये जो ग्रसनी है लैरिंग्स से तथा लैरिंग्स ट्रेकिया से जुड़ा होता है। मैंने आपको बताया कि ये देखिए, ये था लैरिंग्स, ये है नासिका छिद्र। नासिका छिद्र के बाद नासिका विष्म, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे तो ये ग्रसनी हो गए, ग्रसनी के नीचे लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स के नीचे ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद ये लंग्स में चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? श्वसन अंग हो गया, जिसमें हम लोग नासिका छिद्र के बारे में जान गए। देखिए श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया क्या है? ऑक्सीजन को ग्रहण करना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसे ही हम लोग श्वसन क्रिया कहते हैं। और यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण किया जाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं। एक तो हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और दूसरा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज यानी बाहर निकाल रहे हैं। तो इसे ऑक्सीजन को ग्रहण करना, उसको प्रश्वास कहते हैं, इनहेलेशन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, उसे हम लोग उच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि प्रश्वास क्या है। इस क्रिया में जब हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां हवा में उपस्थित ऑक्सीजन फेफड़े द्वारा रक्त में भेज दिया जाता है, इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। इसमें वक्ष गुहा फैल जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो श्वसन में तो बहुत सारे जो वायु होती है, वायु में तो बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है, और ऑक्सीजन, सारे गैस मिले रहते हैं। तो जब हम लोग लेते हैं लोग सांस, ठीक है, तो उसमें सभी वायु एक ही साथ प्रवेश करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। यह ऑक्सीजन को चिपकाने में इसकी भूमिका होती है, ठीक है। तो जो भी हमारे द्वारा जो लिया गया वायु था, उससे ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? फेफड़े में सोख लिया जाता है। और फेफड़े के द्वारा क्या करता है? रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण करके और हमारी पूरी कोशिकाओं में उसे पहुंचा देता है, ठीक है। इस प्रकार तो इस क्रिया में जब हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां हवा में उपस्थित ऑक्सीजन फेफड़े द्वारा रक्त में भेज दिया जाता है, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं लोग? प्रश्वास कहते हैं। यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना प्रश्वास हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, जिस क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसे हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। इस अवस्था में वक्षगुहा तथा फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और वे पिचक कर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को नासिका छिद्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अब आप एक वर्ड देख रहे होंगे यहाँ पे, वक्षगुहा। वक्षगुहा क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो कहाँ स्थित होते हैं? हमारी पसलियों के अंदर, नहीं मतलब पीछे होते हैं। हमारी पसलियाँ कितनी होती हैं? 12 इस साइड और 12 उस साइड, यानी हमारे पसलियों की संख्या कितनी है? टोटल 24 होती हैं, यानी 12 जोड़ी कह लीजिए। तो 12 जोड़ी पसलियों के बीच में दाएं और बाएं हमारे दोनों फेफड़े स्थित होते हैं।
तो पसलियों और फेफड़े के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वक्ष गुहा कहते हैं। गुहा का मतलब होता है खाली स्थान, ठीक है, तो उसे हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं। तो जब हम लोग सांस खींचते हैं ना, तो हमारी वक्ष गुहा क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है। उस समय हमारी वक्ष गुहा क्या होती है, फैल जाती है, और हवा क्या होता है, हमारे फेफड़े में भर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो वक्ष गुहा क्या होती है, वक्ष गुहा क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। इस अवस्था में वक्ष गुहा तथा फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और वे पिचक जाती हैं। दबाव कैसे पड़ता है, आपको बताएं हम, डायफ्राम की मदद से। यहाँ क्या होती है, यहाँ पे पसलियाँ होती हैं, पसली होती हैं 12 इस साइड और 12 इस साइड होती हैं, ठीक है। और इस पसली के पीछे ये हमारा फेफड़ा स्थित होता है। तो जब, ध्यान दीजिएगा, जब डायफ्राम ऊपर उठता है तो क्या होता है, इस पर फेफड़े पर क्या होता है, दबाव बनता है, और दबाव बनने के कारण क्या होता है, पसलियाँ क्या होती हैं, पीछे की तरफ खिसक जाती है, ठीक है, मतलब ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ती हैं तो क्या होता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर निकल जाता है नासिका छिद्र से। लेकिन जब हम लोग श्वसन करते, सांस लेते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, तो उस समय ये डायफ्राम क्या होता है, नीचे खिसक जाता है, नीचे। तो जब ये नीचे खिसकेगा तो क्या होगा, ये फेफड़े के आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी इसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हुई है, फैल जाएगा, और इसके अंदर पूरा हवा क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार श्वसन क्रिया होती है। तो सांस को अंदर लेना तो प्रश्वास हो गया, और सांस को बाहर छोड़ना उच्छ्वास हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रश्वास और उच्छ्वास क्या है। आगे देखिए, अब एक लिखा है श्वासोच्छ्वास, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीदिंग का मतलब कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, लोग श्वासोच्छ्वास, ठीक है। तो श्वास को अंदर लेना प्रश्वास भी कहा जाता है, और सांस को बाहर छोड़ना उच्छ्वास भी कहा जाता है, और इसे ही मिलाकर हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब लोग प्रश्वास करते हैं यानी इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम लोग अंदर ग्रहण करते हैं वायु को, तो उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, एक नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78%। वायुमंडल में भी ये 78% ही पाया जाता है। और हमारे सांस के द्वारा शरीर में भी 78% ही जाता है, और ऑक्सीजन 21% जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग, क्योंकि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, केवल तो हमको ऑक्सीजन चाहिए, बाकी इन दोनों गैसों का कोई काम नहीं होता है हमारे शरीर के अंदर। हमें केवल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो सके, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम लोग उच्छ्वास करते हैं, ठीक है, एक्सपीरेशन करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं, तो जितनी नाइट्रोजन जाती है ना, से उतनी ही मात्रा में वो फिर वापस निकल जाती है, शरीर के बाहर निकल जाती है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ 21% हमने ग्रहण किया था, लेकिन ऑक्सीजन कितना निकल गया, 17%। ध्यान दीजिएगा कि सांस छोड़ते समय केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की भी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। हमारे शरीर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो हमारा शरीर सोख लेता है, ठीक है, और उसके बाद बचे हुए ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल देता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, तो क्या पानी हम लोग पीते हैं तो पानी को तो हमारे पूरे शरीर को, एक एक कोशिका को ज़रूरत होती है, तो क्या पानी हमारे शरीर के अंदर ही रह जाता है, नहीं ना, वो फिर बाथरूम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन भी जितनी उसकी आवश्यकता होती है शरीर को, उतना ग्रहण करके और बाकी बचे ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, आप यहाँ देखेंगे कि हमने 0.03% लिया, लेकिन बाहर कितना निकला, 4%। हाँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है हमारे शरीर के अंदर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है,
तो अगर जितना बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्स्ट्रा थोड़ा बाहर निकलता है, ठीक है। तो 4% शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मानव श्वसन तंत्र क्या है और उसके कौन कौन से अंग हैं। हम लोग श्वसन के माध्यम से कौन कौन से गैस को ग्रहण करते हैं और कौन कौन से गैस को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ और हमारा श्वसन पाठ भी ख़त्म हुआ। कल हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन लगाया जाएगा, ठीक है, देख लिया जाएगा। उसमें सारे प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन रहेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा थोड़ा। ओके, थैंक यू।